तो आप में से बहुत सारे लोगों ने जब भी यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन को शुरू करा होगा, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिले होंगे जिन लोगों ने आपको आइडिया दिए होंगे कि यार 6 to 12 सारी की सारी एनसीईआरटी पढ़नी होती है और इन एनसीईआरटी के बिना हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। प्लीज डोंट डू दिस। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे कुछ तर्क यहाँ पर आपको दूंगा। और जो एनसीईआरटी आपको पढ़नी है या फिर इसका जो अल्टरनेट है, आपको जो काम दूसरा करना है, इन डूज एंड डोंट्स में आपको क्या करना है क्या नहीं करना, वो एक स्टूडेंट की तरह मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि आपको इनमें से कौन कौन सी एनसीईआरटी और उनमें से किस पार्ट को निकाल के जो काम करना है, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना, उसका कुछ डेटा मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को अंत तक देखना। शायद अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं या करना शुरू करने वाले हैं तो हो सकता है बहुत सारे आपके जो समय हैं, बहुत सारा समय और बहुत सारे भटकाव से आप लोग बच जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पे आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस पूरे सेशन के अंदर एनसीईआरटी के रिलेटेड जितने डाउट्स होते हैं उनको कैटर करने की कोशिश करूंगा और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे डाउट्स, यानी कि जब लोग बोलते हैं कि चलो ज्ञान तो दे दिया, अब ये तो बताओ कि इनको पढ़ना कैसे, वो पढ़ना कैसे एक्चुअल में, वो पेज खोल के एनसीईआरटी का वो पेज खोल के मैं आपको बताऊंगा। केवल अंडरलाइन करके दे दनादन वो नहीं लग जाना, बिकॉज अल्टीमेटली आपका गोल है एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं और अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके काफी बेहतर बनाना। बिना देरी किए हुए मैं शुरुआत करूंगा। शुरुआत में सबसे पहले मेरे सामने काफी सारे जो क्वेश्चंस हैं यहां पर जो हम बात करते हैं कि यार हमें 6 to 12 जो एनसीईआरटी है, क्या हमें सारी की सारी एनसीईआरटी है उन्हें पढ़ना चाहिए? तो बिना किसी डाउट के मेरा सीधा जो आंसर है इस चीज का वो है नहीं। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं, पहले ये जो मैं मना कर रहा हूं आपको कि आपको कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है कौन सी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, उससे पहले मैं आपको कुछ यहां पर इन चीजों के बारे में बताना चाहूंगा एनसीईआरटी के बारे में। देखो, एनसीईआरटी हमारे लिए जरूरी क्यों होती है? जो लोग तर्क देते हैं या फिर जो टॉपर्स हो, चाहे फिर कोई फैकल्टीज हो, चाहे फिर जो भी सीनियर एस्पिरेंट्स हो, वो जो बात करते हैं कि एनसीईआरटी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड आई एग्री विद इट। पहली बात कि जो एनसीईआरटीज है उन एनसीईआरटी से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर एज इट इज हमें देखने को मिलते हैं। यस, विदाउट एनी काइंड ऑफ डाउट हमें एज इट इज जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी के अंदर देखने को मिलते हैं। इवन मैं आपको कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं उन क्वेश्चन को यहां पर दिखाऊंगा, पहली बात। दूसरी बात, जो एनसीईआरटीज हैं हमारे लिए एक बेसिक फाउंडेशन बनाती हैं। जब हम उन एनसीईआरटीज को पढ़ लेंगे तो उसके ऊपर हम कितनी भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, चाहे मेंस लेवल की चाहे एनालिटिकल लेवल की, कितनी भी डाल दें, उस इंफॉर्मेशन को हम कनेक्ट कर सकते हैं, उसे हम समझ सकते हैं। तीसरा, जिस आज के समय में हम रह रहे हैं वहां पर एक वो समय हुआ करता था यूपीएससी प्रिपरेशन में जब कंटेंट की कमी हुआ करती थी, लेकिन आज कंटेंट की कमी नहीं, आज कंटेंट ओवरलोड है, कंटेंट आज ज्यादा है। तो उस कंटेंट की बमबारी के अंदर हमें एक जो लिमिटेड कंटेंट है, ऑथेंटिक कंटेंट है, केवल उस पर प्राइमरली रिलाई करना है, एंड दैट इज एनसीईआरटी। वो एनसीईआरटी हैं जिन पर हमें रिलाई करना है, तो फिर एनसीईआरटी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहां मैं कह रहा हूं कि क्या हमें फिर भी सारी एनसीईआरटी पढ़नी है? द आंसर इज नो, फिर भी सारी एनसीईआरटी हमें नहीं पढ़नी। क्यों? आइए समझते हैं। सबसे पहले जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, इन एस्पिरेंट को कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन जो भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ये एक एस्पिरेंट को एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका है, वो तरीका कैसा होना चाहिए, आइए उनको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इसके लिए यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो एस्पिरेंट है उसको एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव में दो तरीके हैं, उन दो तरीकों से यहां पर समझा जा सकता है, उनको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक एस्पिरेंट ऐसे जो एस्पिरेंट गाइडेंस लेते हैं या फिर कोई कोचिंग लेते हैं, ठीक है, कोई कोचिंग कर रहे हैं या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी किसी प्रकार की गाइडेंस ले रहे हैं, ऐसे एस्पिरेंट को सलाह यह दी जाती है, प्लीज डोंट रीड एनसीईआरटी। यानी कि फर्स्ट, पहला, आप सबसे पहले एनसीईआरटी मत पढ़ो। क्योंकि आपने, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपने मल्टीपल जगहों पर एक चीज देखी होगी, यूपीएससी की तैयारी करनी, एनसीईआरटी शुरू कर दो। नहीं, मत करो। अगर आपने किसी गाइडेंस के हवाले से प्रिपरेशन करनी है, गाइडेंस के साथ में आपने कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है, आपने कोई कोर्स परचेस करना है, तो सीधी सी बात है, आप फिर पहली बात में शुरुआत में ही आप एनसीईआरटी को मत पढ़ो, क्योंकि पैसा दे रहे हो, उस पैसे का फायदा उठाओ, ठीक है, सीधी सी बात। तो जो लोग गाइडेंस ले रहे हैं उन्हें सबसे पहले एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। उनको क्या काम करना है? उन लोगों को सबसे पहले उनकी जो भी क्लास है, जहां से भी, जिस भी इंस्टीट्यूट से, जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, जो क्लास है उन सारी की सारी क्लासेस को फिनिश करना है। उस क्लासेस के जो नोट्स दिए गए हैं उन नोट्स को कंप्लीट करना है। आफ्टर दिस पूरा सिलेबस उस सब्जेक्ट का पूरा हो जाए, पूरे क्लास हो जाए, पूरे नोट्स आप पढ़ लें, इनको रिवाइज कर लें, उसके बाद आपको एनसीईआरटी यहां पर इनको लेके पढ़ना है। इससे क्या होगा? आप एनसीईआरटी को ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। दूसरी बात, कम समय आपको इस एनसीईआरटी के अंदर लगेगा, इस चीज के बारे में बात करेंगे। लेकिन दूसरे एस्पिरेंट ऐसे ही जो सेल्फ तरीके से प्रिपरेशन को कर रहे हैं, यानी कि सेल्फ स्टडी प्रिपेयर कर रहे हैं,
इन लोगों के लिए पहली सलाह यह दी जाती है कि भाई साहब आपको सबसे पहले जो एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी पढ़नी है, अगर आप केवल खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद आपको जो टेक्स्ट बुक हैं उन टेक्स्ट बुक के ऊपर जाना है, यानी कि जो एडवांस बुक्स हैं उन एडवांस बुक्स की ओर आपको मूव करना है। पहली बात तो हमने एस्पिरेंट को यहां पर समझा। अब सवाल यह आता है कि क्या सारी की सारी एनसीईआरटी, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन है 6 to 12th की जो एनसीईआरटीज है उनको लेके। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, और जब जाते हैं मार्केट तो इतना सारा ढेर लेके आते हैं हम एनसीईआरटीज का कि 6 to 12th सारी एनसीईआरटी पढ़ डालेंगे। मेरा सवाल यह है कि जो 6 से 10 तक की हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, इन एनसीईआरटीज का आरओआई क्या है? दैट्स इट। क्या आरओआई है इन एनसीईआरटीज का? यानी कि इस प्रिपरेशन में आप जितना भी अपना जहां भी जैसा भी समय दे रहे हैं, उसमें से आपका हर एक जो इनपुट होगा उस इनपुट का आउटपुट तो आप एक्सपेक्ट करेंगे ना, कि इस एक किताब को मैं पढ़ रहा हूं इससे मुझे कितना फायदा होने वाला है, वो आपको यहां पर समझना होगा। तो देखो यार, अगर मैं आपको यूपीएससी एग्जामिनेशन के बारे में बताऊं तो यूपीएससी केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे कठिनतम एग्जामों से एक माना जाता है, और इंडिया में टफेस्ट एग्जाम में से एक आता है। पूरी दुनिया में भी इसको यही समझा जाता है कि पूरी दुनिया का एक जो टफेस्ट एग्जामिनेशन है वो हमें देखने को मिलता है आफ्टर गाओकाओ, चाइना के जो अंदर होता है उसके बाद। राइट, सामान्य सहमति ये है। इंडिया के अंदर भी मैं बात करूं, आप मुझे सोच के देखिए, इस देश का टफेस्ट एग्जामिनेशन और 6 क्लास की एनसीईआरटी जो कि एक बच्चे के लिए डिजाइन करी गई है, क्या ये रिलीवेंट है पढ़ना आपके लिए? मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप 6 to 12th जो 6 to 10th सारी एनसीईआरटी जो पढ़ोगे इसमें बहुत सारा समय आपका लगेगा, और 6 to 10th जो 10th एनसीईआरटी है उनको पढ़ना बिल्कुल रिलीवेंट नहीं है, बिल्कुल आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये जो सारी चीजें बहुत बेसिक बच्चों जैसी चीजें बताई जाती हैं, और 11th जो 12th की एनसीईआरटी आप लोग पढ़ते हैं उनमें सारी चीजें ये कवर हो ही जाती हैं। राइट, सब कुछ मोस्ट ऑफ द चीजें जो है वो कवर हो जाती हैं। मैं भी आपको कुछ चीजें और यहां पर दिखाऊंगा। तो मेरा यहां पर कहना यह है कि मान लीजिए 6वीं से लेके 10वीं तक की एनसीईआरटी उनको पढ़ने में आपको 300, 350, 350 घंटे तक अगर आपको लग रहे हैं सारी एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ने में, तो ये समय लगाना वाजिब नहीं है, क्योंकि ये जो आप पढ़ने वाले हैं ये सब कुछ आपको 11th 12th की एनसीईआरटी के अंदर मिलना है। जिन्हें कैसे पढ़ना है उनके बारे में भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तो अभी तक का पहला कंक्लूजन हमारा यह है कि प्लीज इग्नोर 6 to 10th एनसीईआरटी। इन 6 to 10th एनसीईआरटी को आप नहीं पढ़ेंगे, आप शुरुआत करेंगे 11वीं क्लास की एनसीईआरटी से। यस, अगर आपको कुछ विषयों में बहुत ज्यादा डर लगता है तो वैसी कंडीशन में आप 9th क्लास की एनसीईआरटी को पिक कर सकते हैं किसी को भी, इन केस अगर बहुत डर लगता है। अदरवाइज मैं स्ट्रांगली आपको सजेस्ट करूंगा, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। आप इन जो 6 से लेके 10वीं क्लास तक की जो अपनी एनसीईआरटी है उनको पढ़ने के अंदर आप जो टॉप क्लास की टू द पॉइंट जो एनसीईआरटी है जिनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपका एक मैच्योर वे में आपका जो एक कॉन्सेप्ट है उसको बिल्डिंग कर रहे हैं, 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा। ये भी बताऊंगा एक पेज खोल के कि आपको एक्चुअल में कैसे पढ़ना है। बिकॉज ऑफ आप में से ज्यादातर लोग जो हैं वो मेरे साथ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, जितने भी अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज हैं या फिर जो अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर। तो मैं आपको अपने विषय के बारे में बताऊंगा कि अगर आपने जो पॉलिटी है उस पॉलिटी को पढ़ना है तो पॉलिटी को पढ़ने की आपकी जो अप्रोच है वो अप्रोच क्या होने वाली है। आइए इस अप्रोच को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसमें 2 एनसीईआरटी हैं जो आपका गेम बनाएंगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट 2 एनसीईआरटी आपका जो गेम बनाएंगी। इनमें 11th क्लास की एनसीईआरटी आपके लिए ये देखने को मिलेगी, राजनीति विज्ञान की, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। पहले आप इस एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पर आप 11th क्लास की राजनीतिक सिद्धांत वाली एनसीईआरटी इसको पढ़ेंगे। 2 एनसीईआरटी पढ़ ली। दूसरा फिर बात आता है जिसे लोग द बाइबल ऑफ इंडियन पॉलिटी कहते हैं, लक्ष्मीकांत। फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन यू कांट इग्नोर इट। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए आप इस किताब को इग्नोर कर ही नहीं सकते, लेकिन इनका पढ़ने का जो क्रम होगा वो पढ़ने का क्रम होगा, पहली बार आपको ये किताब पढ़नी है, सेकंड बार में आपको ये किताब पढ़नी है। ये दोनों किताबें आप पढ़ लें, फिर आप मूव करेंगे डायरेक्टली लक्ष्मीकांत पर। अगर आप इन दोनों किताबों को स्किप करके आ रहे हैं, सेल्फ स्टडी के दौर में बता रहा हूं मैं, अगर आप इन दोनों किताबों को स्किप करके आ रहे हैं लक्ष्मीकांत के ऊपर, आप इस किताब को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। जो क्वेश्चंस हैं शायद उनको नहीं, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएंगे। क्या इतना सफिशिएंट है? सवाल ये आता है, इंडियन लक्ष्मीकांत जो किताब है हमारी बहुत प्यारी किताब है, बट जस्ट ओनली फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। व्हाट अबाउट मेंस? मेंस का क्या होगा? क्योंकि प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी तो प्रिपेयर करना है, तो हमें इसमें 2-3 चीजें ऐड करनी होंगी। ये दोनों एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, उसके अलावा जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर वो भी इशू बेस्ड। ठीक है,
वो भी इशू बेस्ड जो करंट अफेयर है वो हमें यहां पर देखने को मिलेगा। यानी कि जस्ट फॉर एग्जांपल आपने 26 का जैसे पेपर देखा होगा, तो करंट अफेयर में आपने स्पीकर की भूमिका देखी, स्पीकर से रिलेटेड विवाद आए हैं, तो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा स्पीकर की भूमिकाएं क्या है। अगर आपके पास किसी कोचिंग का मटेरियल है, बेस्ट है, मिल जाएगा आपको सब कुछ, सारे इश्यूज मिल जाएंगे। मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं, बेस्ट है, वहां पर भी आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो इशू बेस्ड चीजें होती हैं या फिर डेप्थ वाली जो चीजें होती हैं मेंस के लिए, वो आपको करंट अफेयर से यहां पर जो है वो लिंक करनी है। ये आपका पूरा का पूरा मामला पॉलिटी का हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद और थोड़ा सा बेहतर समझने के लिए, जो ये तो 11th की एनसीईआरटी थी, ये है हमारा 12th की एनसीईआरटी पॉलिटी के लिए, जिसको आपको पढ़ना है। ये आपकी थोड़ी सी मेंस की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको और ज्यादा शार्प बना देगी, उसको और ज्यादा मजबूत बना देगी। स्वतंत्र भारत में राजनीति, आप चाहे इंटरव्यू में पढ़ें, चाहे फिर आप किसी डिबेट में हिस्सा लें, या फिर आप अपने एग्जामिनेशन में भी, चाहे आप ऐसे में लिखेंगे या फिर जब आप मेंस में भी पॉलिटी में भी लिखेंगे, तब भी आपकी ये मदद करेगी कि आजादी के बाद, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो आप कोलिशन गवर्नमेंट के बाद बारे में पढ़ेंगे मेंस एग्जामिनेशन में, गठबंधन राजनीति के बारे में पढ़ेंगे, आप राज्यपाल की भूमिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो इस किताब में स्वतंत्र भारत के बाद, यानी कि हमें स्वतंत्रता मिल गई, उसके बाद हमें जो राजनीति है, उस राजनीति में हमें क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, वो क्या क्या हमें ट्रेंड्स हैं वो देखने को मिलेंगे, ये सब आपकी एग्जाम में मदद करेंगे। तो आप एडिशनली इस एक एनसीईआरटी की, जो 12th की एनसीईआरटी है, इस एनसीईआरटी को आप पढ़ सकते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इन एनसीईआरटी को आपको पढ़ना कैसे है। ब्लाइंडली नहीं पढ़ना, शब्दों से, और फिर सबसे बड़ी बात कि एक बार तो पढ़ ली, अब क्या इन सभी किताबों को मैं बार बार पढ़ता रहूंगा क्या, या फिर मुझे कब तक पढ़नी है, क्या इसकी कोई लिमिटेशन है? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आता है कि हम और आप सब लोग विवेकानंद तो है नहीं कि एक बार हमने स्कैन कर लिया, या फिर हम चित्ती तो है नहीं कि हमने एक बार स्कैन कर लिया तो हमारी मेमोरी में हमेशा के लिए फिट हो गया। नहीं, हमें इसे बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो बार बार पढ़ने के लिए क्या पूरी किताब को हम पढ़ेंगे, या फिर जब पढ़ेंगे तो उस पढ़ने के दौरान हमें क्या काम करना है? पहली बात हमें, जस्ट फॉर एग्जांपल 11th क्लास की एनसीईआरटी मैंने निकाली है, पहली जो रीडिंग आप लोग करेंगे, पहली रीडिंग आप इन डेप्थ रीडिंग है, उस इन डेप्थ रीडिंग को कर रहे होंगे, यानी कि शब्द सह पढ़ेंगे आप पहली रीडिंग के अंदर, पूरा पूरा पेज बाई पेज पढ़ेंगे। अगर आप थोड़े से स्मार्ट हैं तो पहली रीडिंग में भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर दूसरी रीडिंग में आप समझने लग जाएंगे कि कौन सी चीज आपको हाईलाइट करनी है, कौन सी चीज आपको मार्क करनी है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आपने हाईलाइट कर लेना है। जैसे मैंने कुछ आपको यहां पर इंडिकेशंस दिए हैं कि जैसे, और मैं आपको ये दिखाऊंगा, जो मैं कह रहा हूं कि भाई साहब एनसीईआरटी आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि यहां से सीधे सीधे तरीके से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे हमने ये 11th क्लास की एनसीईआरटी है कि संविधान क्या है, हमें क्यों संविधान की आवश्यकता है, वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके बारे में मुझे ये नहीं कि इस पूरे को रटने की आवश्यकता है। अगर मैंने इस पूरे पेज को पढ़ लिया, इन दोनों पेज में से मेरे लिए केवल 3 लाइन ये वाली और 2 लाइन ये वाली, इन दोनों पेज में से ये 4-5 लाइन मेरे काम की हैं। 2 काम मैं कर सकता हूं, या तो इन 4-5 लाइन को मैं हाईलाइट कर लूं किसी भी अलग कलर के हाइलाइटर से, या फिर इनको एक A4 साइज का पेपर लूं और इन पॉइंटर्स को अपनी भाषा में शॉर्ट में वहां लिख लूं, जिसे मैं कहता हूं सिनॉप्सिस, या फिर मैं कहता हूं शॉर्ट नोट्स। पर ये जो सिनॉप्सिस और शॉर्ट नोट्स हैं, इनको आप पहली रीडिंग में अच्छे तरीके से नहीं बना पाएंगे, दूसरी तीसरी रीडिंग होगी तब आप इनको बेहतर तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा संविधान का पहला काम क्या है, वो बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। 11th क्लास की एनसीईआरटी है, और देखना आप यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा फिर आगे चल के। ठीक है, दूसरा, इसी का पेज नंबर 5 और इसी का अगला पेज है ये आपके सामने। अगला मैंने यहां पर ये जो डार्क कलर में कि संविधान का दूसरा काम क्या है, संविधान का दूसरा काम ये स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान ये भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी, सरकार बनेगी कैसे। दूसरा पॉइंट मैंने यहां से निकाल लिया, फिर इसको हाईलाइट कर दिया। तीसरा मैंने कहा कि सरकार कहीं आर्बिट्रेरी ना हो जाए, सरकार कहीं तानाशाह ना हो जाए, उसके ऊपर मैंने लगा लिया, एक पॉइंट यहां से लिख दिया। यही से कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। यूरोप का जो हमें जो रेफरेंस है वो भी देखने को मिलेगा, लिमिटेड गवर्नमेंट, और यही वो कॉन्सेप्ट है लिमिटेड गवर्नमेंट का जहां से यूपीएससी ने 4 बार क्वेश्चन पूछा है लैंग्वेज बदल बदल के, राइट। इसी तरह से तीसरा काम संविधान का यह है कि नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। इन सीमाओं की ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार इनका जो उल्लंघन है वो उल्लंघन नहीं कर सकती। यहां से इस वाली चीज से लाइन टू लाइन यूपीएससी ने प्री में क्वेश्चन पूछा, अभी क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। तो मुझे इसी तरह से एक मैं यहां पर लगा दूंगा कि साहब समाज की आकांक्षाएं और जो लक्ष्य हैं उनको यहां पर व्यक्त कर रहा है। मैं खुद प्लस कोर्सेज में इनका रेफरेंस लेता हूं, तो जब मैं इन पेजेस को या तो मैं हाईलाइट कर लूंगा या फिर मैं इनके नोट्स बना लूंगा A4 पेपर में, तो ये चीजें मेरे लिए फिर आसान हो जाएंगी। जस्ट फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आपके सामने है, जो चीज मैंने हाईलाइट करी सेम 2023 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन के उद्देश्य को सबसे अच्छी तरह क्या दर्शाता है। उस पेज में क्लियरली मेंशन है, शब्द सह चीजें मेंशन है कि ये सरकार की शक्तियों को परिभाषित करेगा, सीमित करेगा। अभी लिखा था ना उसमें कि सरकार की शक्तियों को परिभाषित करता है। पेज में एकदम शब्द से शब्द क्वेश्चन,
ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था 2020 में उसी एनसीईआरटी से कि परिभाषा के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट जो कि संविधान से चलती है, यानी कि ऐसी सरकार, ऐसी गवर्नमेंट जिसे लिमिट किया गया हो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, यानी कि लिमिटेड गवर्नमेंट। इससे तो आप कहेंगे कि लैंग्वेज चेंज कर करके क्वेश्चन 2024 में अगेन कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कैसी होती है। और जो सबसे लास्ट में मैं इस साइड में आपको पैराग्राफ दिखा रहा था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य के प्राधिकार पर प्रभावी प्रतिबंध, उसने बस इसे रिवर्स कर दिया, इस स्टेटमेंट को शब्द सह चीजें लिखी हुई हैं। इतनी इंपॉर्टेंट है आपके अंदर एनसीईआरटी, लेकिन आपको वो पहचानना होगा कि कहां पर आपको अपनी एनर्जी को देना है। आप 6 to 10th की एनसीईआरटी में देंगे या फिर 10 to 12th वाली एनसीईआरटी में, बजाय उसके अगर आपके पास समय तो उनको मल्टीपल रिविजन्स लगा दो ना, उनके नोट्स बना लो ना, स्टॉप्स बना लो ना, वहां पर अपना समय दो आप ज्यादा, राइट। तो ये चीजें हमें यहां पर देखने को मिलेंगी। अब बाकी विषयों का क्या, बाकी विषयों की जो एनसीईआरटी है उनका क्या, उनके बारे में बताऊंगा कौन कौन सी किताब पढ़नी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आप अनअकैडमी के साथ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, 16999 से आप प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप SSYT लाइव इस कोड का इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिस्काउंट को अचीव कर सकते हैं। इसमें आपको 29,000 तक के अलग अलग जो कोर्सेज हैं वो सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर फ्री मिलेंगे। अलग अलग जो कोर्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल रहे होंगे, ठीक है, अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए। ये टाइमलाइन के हिसाब से आप अपने जो कोर्सेज हैं उनको परचेज कर सकते हैं। अब बाकी विषयों के कि जैसे हम ज्योग्राफी को हम पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। सबसे पहले 11th क्लास की भारत का भौतिक पर्यावरण, इसके साथ में आपको एटलस भी ले लेना है, स्कूल वाला ऑक्सफोर्ड वाला एटलस आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर मैपिंग आपको यहां पर मिलेगी। तो मैपिंग को कनेक्ट कर लेना है, यहां से मैपिंग को साथ में लेके यहां पर पढ़ना है, ठीक है। देन हम बात करेंगे भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इसमें आपको फिजिकल ज्योग्राफी, ये जो फिजिकल ज्योग्राफी है पूरी तरह से इस किताब के साथ अलाइंड है। अगर आप और एडवांसमेंट में अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो आप जो जीसी लियोंग है सर्टिफिकेट भौतिक और मानव भूगोल, इस किताब के साथ में इन चैप्टर को अलाइन करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि यही सारी चीजें इसके अंदर आपको यहां पर देखने को मिलेंगी, राइट। उसके बाद 11th की तो वो होगी ज्योग्राफी के लिए। 11th के लिए केवल 4 एनसीईआरटी पर ही आपको फोकस करना है, 2 11th की, 2 12th की। ये मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और ये भारत, लोक और अर्थव्यवस्था। ये आपके लिए थोड़ा सा एमसीक्यू भी यहां से बनते हैं, लेकिन मेंस में भी आपकी ये थोड़ी सी मदद यहां पर कर रही होगी। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है, इसमें डेटा थोड़ा सा पुराना होता है। ऑल्दो जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, या फिर जब आप मेंस स्तर पर जब प्रिपरेशन करते हैं तो इसमें थोड़ा पुराना डेटा है, वो डेटा आपको अपडेट करना पड़ता है। ये एक चैलेंज आता है इसके सामने। बट यस, 1-2 बार आप इनको भी जरूर पढ़ लें, बिकॉज ये आपकी मदद करेगा, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी का खेल खत्म। अब इकोनॉमी का, इकोनॉमी में 11th क्लास के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये वाली बुक पढ़नी है। देन 12th के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, और फिर हमारा 12th के लिए ही हमारा समष्टि यानी कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन इकोनॉमी की 3 किताबों पर हमें फोकस करना है, बहुत प्यारी किताब है। अब आती है बात सोशियोलॉजी की, तो 12वीं क्लास की सोशियोलॉजी है वो हमें यहां पर पढ़ना है, भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास और भारतीय समाज, कक्षा 12 की। ध्यान से समझे, ये हमें क्यों पढ़ना है, बिकॉज सोसाइटी, जीएस पेपर 1 के अंदर हमारा जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी में जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमारे इन बुक्स के अंदर मिल जाते हैं। ये 2 ही किताब आपको पढ़नी है सोशियोलॉजी की, अगर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल नहीं है। अगर सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो फिर 11th की भी दोनों और 12th की भी दोनों। अगर ऑप्शनल नहीं है तो केवल 12th क्लास की दोनों की दोनों ये किताबें आपको यहाँ पे पढ़नी है। देन बहुत सारे लोग साइंस को एकदम पूरी तरह से भर भर के पढ़ने लग जाते हैं। नहीं भाई, नीट का एग्जाम नहीं देना, हमें जो 12th की बायो की जो किताब है वो बायो की किताब है, उसमें चैप्टर नंबर लास्ट के 3 चैप्टर हैं उनको पढ़ना है। इकोलॉजी और एनवायरमेंट, इसमें ये 3 चैप्टर मदद करते हैं। हाँ, अगर आपको बेसिक साइंस अगर आपको पढ़नी है तो आप 9th-10th की जो इसको आप रेफर कर सकते हैं। इसमें आप एक बार बेसिक साइंस आप पढ़नी तो 9th-10th वाली एनसीईआरटी को आप पढ़ सकते हैं। बाकी 11th-12th में 12th की एनसीईआरटी के केवल 3 चैप्टर लास्ट के हैं, वो आपको इको एंड एनवायरमेंट में यहां पर मदद कर रहे होंगे, ठीक है। अब बात आती है हिस्ट्री की। हिस्ट्री में 11th के लिए ये वाली किताब पढ़नी है आपको, विश्व इतिहास के कुछ विषय, वर्ल्ड हिस्ट्री का आपको पर्सपेक्टिव यहां से मिल जाएगा। उसके बाद ये तीनों किताबें बहुत खूबसूरत हैं क्लास 12th के लिए, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। इन तीनों पार्ट में बताऊं आपको तो ये वाले पार्ट में आपका एंशिएंट कवर हो जाएगा, ठीक है। ये वाले पार्ट में आपका मिडिवल हिस्ट्री कवर हो जाएगा, और ये वाले पार्ट में आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो कवर हो जाएगा। तीनों पार्ट आपको 12th क्लास की जो एनसीईआरटी इसके पढ़ने हैं। बाकी आपको इधर उधर कहीं नहीं भागना। ये पढ़ने के बाद आप सीधे, हाँ, स्पेक्ट्रम वगैरह जैसी चीजें हैं उनको आप यहां से कंबाइन कर लेंगे, बस बन गया आपका।
केवल इन एनसीईआरटी पर आप फोकस करें, अपने समय को बचाएं और इस तरह से पढ़ेंगे तो होपफुली आपकी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।